विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे नंद चतुर्वेदी की एक कविता आषाढ़ी सांझ के पर्व पर। आषाढ़ी सांझ के पर्व पर इस कविता में कवि ने आषाढ़ के महीने में उठने वाले बादल, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन और उसी आषाढ़ में सांझ के समय जो परिवर्तन आता है प्रकृति में, वो एक पर्व की तरह है। उस पर इस कविता को लिखा है। कविता में सुंदर और भावपूर्ण चित्रण उस समय की प्रकृति का किया गया है। आषाढ़ की जो संध्या है उसका बड़ा ही सुंदर और सुषमा में चित्रण किया गया है, जिसमें कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है आषाढ़ी संध्या का सुषमा में वर्णन। आषाढ़ का महीना जब आता है तो चारों तरफ बादल छा जाते हैं, वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। और इस वर्षा ऋतु में जब काले काले घने बादल आते हैं और कहीं थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश यदि उसमें मिल जाए तो एक बड़ा सुंदर चित्रण वहां पर होता है। प्रकृति पर चारों तरफ उल्लास छा जाता है। थोड़ी सी वर्षा होने से ही पेड़ पौधों के ऊपर बड़ा ही हर्ष का संचार उनमें हो जाता है, बड़े खुश दिखाई देते हैं। वो जैसे ही पहली वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरती है वो खिल जाते हैं, उनके ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी सारी साफ हो जाती है और उस धूल मिट्टी के साफ होने के साथ ही उनमें नए जीवन का संचार भी होने लग जाता है। नए जीवन का संचार जब होता है तो उनमें नई नई कोंपलें फूटने लगती हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, नए नए फूल उन पर खिलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सारी प्रकृति हंस रही है, बड़ी खुश हो रही है और बाकी सब चीजें उस प्रकृति के सामने गौण होती चली जा रही है। बाकी सब चीजें उसके सामने छोटी हो लग रही है। सारी प्रकृति हर्षित सी प्रतीत होती है। पेड़ पौधों में ऐसी हलचल आ जाती है जैसे वो झूमना चाहते हो, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ अपने मन की बातों का वर्णन करना चाह रहे हो। इस तरह से सुंदर जो चित्रण प्रकृति का कवि ने किया है वो इस आषाढ़ की सांझ का है कि शाम के समय जब थोड़े बादलों का छुटपुटा है, कुछ बादल छाए हुए हैं और वहीं पर आसमान में डूबता हुआ सूरज है, तो उसकी लाल लाल किरणों से बादल कुछ लाल ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, कुछ सोने के जैसे दिखाई देते हैं, कुछ काले और कुछ नीले बादल दिखाई देते हैं। और धरती पर गिरने वाली उसकी आभा है वो इसी तरह से कुछ काली और पीली नीली सी रंग की लगती है, जिससे चारों तरफ का जो वातावरण है वो बड़ा ही सुरमय और भावपूर्ण हो जाता है। दूसरी विशेषता है यक्ष प्रसंग की अभिव्यंजना। यक्ष प्रसंग की अभिव्यंजना ऐसा कुछ ग्रंथों में मिलता है और इस तरह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में भी किया है कि यक्ष से कुपित होकर कुबेर ने उनको एक शाप दे दिया था कि वो 1 वर्ष के लिए निर्वासित उनको होना पड़ेगा और इसलिए वो रामगिरी पर्वत पर उन्हें जाना पड़ता है। यक्ष को रामगिरी पर्वत पर जाना पड़ता है। रामगिरी पर्वत पर जब वो वर्ष भर रहते हैं और जब आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के प्रथम दिन ही जब बादल घिरते हैं तो उन यक्ष है उन बादलों से प्रार्थना करता है कि वो उसका संदेश उसकी प्रेयसी यक्षिणी तक ले जाए। उनको वो पुष्प अर्पित करता है, उनसे हर तरह से उनकी अभ्यर्थना करता है, उनसे निवेदन करता है कि वो मेरा संदेश लेकर जाए। यही मेघों को उसने दूत बनाया था और इसी पर मेघदूत की रचना हुई थी। उसी प्रसंग का जिक्र है कवि नंद चतुर्वेदी ने आषाढ़ी सांझ के पर्व पर किया है, क्योंकि आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ की सांझ की बात की जा रही है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उनसे पूर्व में जो भी अच्छे काव्य इस प्रसंग में लिखे गए हैं, आषाढ़ पर लिखे गए हैं, उनका जिक्र अगर उनमें हो तो उससे काव्य की सुंदरता है वो बढ़ जाती है। और ऐसे ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाली बात कवि के ज्ञान की बात है। कवि का ज्ञान कितना विस्तृत है, कितनी बातें उन्हें याद रहती है, कितना दूसरे कवियों को वो सम्मान दे रहे हैं, अपने काव्य में उनको स्थान दे रहे हैं। ये चीज भी उनके काव्य की उत्कृष्टता को, काव्य की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने वाली है। तो इस दृष्टि से अगर कविता की समीक्षा करें तो काव्य जो कविता है वो वास्तव में उच्च कोटि की कविता है।
क्योंकि इस प्रसंग का जिक्र करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगली कविता की विशेषता है वो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव गायन। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरव गान। आषाढ़ी सांझ के पर्व पर कविता में कवि नंद चतुर्वेदी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव का गान बड़े मुक्त कंठ से किया है। भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, हजारों वर्ष पुरानी है और न जाने कितनी ही जातियां यहाँ पर आई। जो भी यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। लेकिन इसकी मौलिकता है वो नहीं बदली, आज भी वैसी ही है जैसी आज से हजारों साल पहले थी। इसमें जो प्रकृति है उसके प्रति जो हमारा भावात्मक लगाव है वो लगाव भी हमें इस कविता में देख सकते हैं हम कि आषाढ़ का एक महीना है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। वो परिवर्तन हमारा मन अनुभव कर रहा है, वो कवि का हृदय अनुभव कर रहा है और इसको आधार बनाकर उन्होंने ये कविता तक रच डाली। तो भारतीय सभ्यता जिसमें प्रकृति को माता तुल्य स्थान दिया जाता है, भारतीय सभ्यता जिसमें पेड़ों में भी देवताओं का निवास माना जाता है, भारतीय सभ्यता जिसमें सब चीजें ईश्वर की बनाई हुई मानी जाती है, ईश्वर का प्रतीक समझी जाती है, जीव मात्र पर भी दया का भाव रखा जाता है, वो भारतीय संस्कृति। तो इसमें प्रकृति को तो किसी भी तरह से दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, प्रकृति से तो दूर जाया ही नहीं जा सकता। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति की विशेषता है कि उसमें प्रकृति का भी अपना विशेष स्थान है। ये भारतीय सभ्यता ही है कि उसमें प्रकृति को भी मनुष्य के साथ इस तरह से जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति उसे नष्ट करना तो दूर की बात, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की भी बात भी नहीं सोचता है। तो ऐसे ही भारतीय प्रकृति, भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके गौरव गाथा, उसके गौरव का गान कवि ने किया है। गौरव का गान करने में वह पीछे नहीं रहा है, उन सब चीजों को उसने साथ में लिया है जिनसे कि भारत के यश का गान किया जा सके और अपनी बात को पाठकों तक अच्छे से अच्छे तरीके से, अच्छे भावपूर्ण तरीके से पहुंचाया जा सके। उन अतीत का गौरवगान करने में कवि ने किसी तरह की कोई कृपणता नहीं दिखाई है। अगली कविता की विशेषता है जीने की आकांक्षा। जीने की आकांक्षा। कविता की अगली विशेषता है जीने की आकांक्षा। कवि ने जीने की आकांक्षा व्यक्त की है क्योंकि जब आषाढ़ का महीना जब आ चुका है, वर्षा होने वाली है, तो सब चीजों में, प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति में, न केवल मानव में बल्कि सब जीवों में, सब जंतुओं में, सब पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में जीने की आकांक्षा वो बढ़ जाती है और मानव भी ऐसे समय में कुछ समय और जी लेना चाहता है। जीने की तीव्र इच्छा है, जिजीविषा है, जीवन में आस्था कवि के दिखाई देती है और उस आस्था का हमें इस कविता के माध्यम से पता चलता है कि जीने के प्रति कितनी आस्था है। जीना चाहता है कवि न अपने लिए बल्कि प्रकृति के लिए, देश के लिए, सब मानव समाज के लिए। जीने की आस्था का इस चीज से, इस कविता से हमें पता चलता है। अगली विशेषता है क्षणिक जीवन अपूर्व अभिलाषा। क्षणिक जीवन अपूर्व अभिलाषा। मनुष्य का जीवन है क्षणिक है, जीवन क्षणभंगुर है, कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में नष्ट होने वाला जीवन है। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है, काल हमें कभी भी ग्रास सकता है, अपने बाहों में, भुजाओं में जकड़ सकता है। लेकिन हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो अपूर्व है, पहले की तरह है, वैसी की वैसी बनी रहती है। अभिलाषाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा हम समाप्त करते हैं और उसके बदले में दो इच्छाएं हमारी और नई जागृत हो जाती है। तो इच्छाओं का जो और जागृत होना और जीवन का क्षणिक होना वो भी इस कविता में हम देख सकते हैं कि इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती है। इच्छाओं का कितना भी शमन करो, इच्छाओं की कितनी भी पूर्ति करो, लेकिन इच्छाएं हैं वो पूर्व की तरह वैसी की वैसी बनी रहती है। और दूसरी तरफ है जीवन क्षणिक बना हुआ है, क्योंकि जीवन का किसी भी समय
कोई पता नहीं है। विद्यार्थियों, ये तो थी कविता आषाढ़ी सांझ के पर्व पर, जिसमें हमने आषाढ़ के महीने में होने वाले परिवर्तन, प्राकृतिक सुषमा और इस कविता से जुड़ी जो दूसरी चीजें हैं उनका अध्ययन किया। अब एक और कविता है प्रेमचंद विजयवर्गीय की लिखी हुई कविता सीमांत के प्रहरी। सीमांत के प्रहरी, जो सीमा के प्रहरी है, सीमा का ध्यान रखने वाले, उसकी निगरानी करने वाले हमारे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को समर्पित इनकी ये कविता, जो सीमा पे देश की रखवाली करते हैं, जो देशभक्त है, सत्य के पुजारी हैं, जनता की शुभ भावनाएं जिनके साथ हमेशा रहती है, सब पर्वों पर, सब तीज त्योहारों पर उनको याद किया जाता है कि अगर वो सीमा पर हमारे रखवाले ना हो तो हम शायद चैन से सो भी ना सके। तीज त्योहार तो मनाने की बात दूर की बात है, लेकिन शायद हम चैन से सो भी ना सकें जिनमें समर्पण की भावना है और जिनमें विजय की कामना उनमें है। क्योंकि सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें हर पल हर क्षण बड़ा मुस्तैद रहना पड़ता है, अपने कर्तव्य के प्रति बड़ा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि विपत्ति है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है या कभी भी शत्रु हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकता है। वो आकर के कुछ भी, किसी भी तरह का उत्पात हमारी सीमा में मचा सकता है। तो इस तरह से जो उत्पात मचाने की बात है उससे रोकना, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जो हमारे सैनिक हैं, उन सैनिकों को समर्पित की गई ये एक कविता है। कविता का जो मूल भाव है वो देश रक्षक, देशभक्ति का स्वर इसमें है। देशभक्ति का स्वर, कविता में हमें देशभक्ति का स्वर मिलता है, देशभक्ति का स्वर दिखाई देता है। वो देशभक्ति का स्वर ऐसा स्वर है जो कविता को पढ़ने वाले पाठकों तक में देशभक्ति का संचार कर देता है। कविता है वो रोंगटे खड़े करने वाली कविता में इस तरह का ओजपूर्ण वर्णन कवि ने किया है कि कविता को सुनते ही हमारा रोम रोम खिल उठता है, रोम रोम ये तैयार हो जाता है कि यदि शत्रु हमारे सामने आ जाए तो हम उसी समय उसका सर्वनाश कर दें, उसको वहीं पर ढेर कर डालें। तो देश रक्षक जो हमारे हैं, जो सीमा के हमारे प्रहरी हैं, हमारे सैनिक, उनकी वीरता का वर्णन, उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है कि वो सामने मौत को देख करके वो भी जानते हैं कि सीमा पर जाने का मतलब है मौत से सामना करना, मौत से खेलना, लेकिन फिर भी वो उसे खेलने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है। देश के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम है और उस प्रेम के लिए ही वो देश की सीमाओं पर जाते हैं। देशभक्ति का स्वर हमें कविता के अंदर मिलता है, वो देशभक्ति का स्वर है, वो जो पढ़ने वाला पाठक है उसके अंदर भी देशभक्ति का संचार करता है। दूसरी विशेषता है समर्पण की भावना। समर्पण की भावना, ये जो हमारे देशभक्त सैनिक है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो देश की सीमाओं पर बैठे हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सब चीज़ों को सहन करते हैं, वो चाहे लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी हो या फिर जैसलमेर की जला देने वाली लुएं हो, वो सभी तरह के मौसम में रहते हैं, सभी तरह के मौसमों की मारों को सहते हैं। जहाँ तापमान है वो -20 डिग्री से ज़्यादा तक नीचे चला जाता है, वहाँ पर भी हमारे सैनिक है वो मुस्तैद रहते हैं। जिस मौसम के अंदर लहू जम जाता है उस मौसम में भी वो मुस्तैद रहते हैं। तो बड़ी समर्पण की भावना उन लोगों में है। वो कभी अपने परिवार से ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को वो बड़े होते हुए देख नहीं पाते हैं। कई बार तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो अपनी परिवार के सुख और दुख के समय भी वहां उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी वो देश के प्रति समर्पित रहते हैं। समर्पण का भाव उन लोगों में रहता है, चाहे उन्हें घर जाने को कुछ भी ना मिले, चाहे वो अपने परिवार के साथ सुख दुख ना बांट सके, चाहे वो तीज त्योहार अपने परिवार में रहकर ना मना सके, लेकिन फिर भी वो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे जो सैनिक है, देशभक्त है, उनका चित्रण कविता में इसी प्रकार से, इसी ढंग से, इसी रीति से कवि ने किया है। सत्य के पुजारी,
सत्य के पुजारी। हमारे सैनिक हैं, देशभक्त हैं, वो देशभक्त तो हैं ही, सत्य के पुजारी भी है। उनके मन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है, सत्य की पूजा करने वाले हैं वो। और सत्य की पूजा करने का मतलब है वो सत्य पर अडिग रहने वाले हैं कि कोई भी किसी भी तरह का लोभ लालच है वो उन्हें उनके कर्तव्य के मार्ग से डिगा नहीं सकता है, कर्तव्य के मार्ग से हटा नहीं सकता है। शत्रु के सैनिक बार बार हर तरह से उनको लालच भी दे देते हैं, उनको खरीदने की भी कोशिशें की जाती है कि वो जानकारियां जो उनके काम की हो सकती हैं वो सब जानकारियां उन्हें दे दे। लेकिन देश के जो रक्षक है वो कभी भी भक्षक नहीं बन सकते, वो कभी भी अपने कर्तव्य मार्ग से हट नहीं सकते हैं और ना ही वो हटते हैं। भारतीय वीर चाहे उन्हें कितना भी कष्ट दिया जाए, कितनी भी परेशानियां उनको झेलनी पड़े, लेकिन वो इस तरह के कष्टों को स्वीकार करते हैं, हंसते हंसते सहते हैं। जैसे हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते ही फांसी के फंदे पर झूल गए, तो उस आजादी को बचाने का कर्तव्य अब हमारा देशभक्तों का है, हमारे उन सैनिकों का है। इसलिए वो उस आजादी को नष्ट नहीं होने देते हैं और सत्य पर हमेशा अडिग रहने वाले सैनिक हैं हमारे। अगली विशेषता है विजय की शुभ कामना। विजय की शुभ कामना। हमारे सैनिक, हमारे वीर सिपाही विजय की शुभ कामना रखते हैं और उनको उनके प्रति विजय की शुभ कामना कवि ने भी दी है, उनकी विजय होने की बात की है। वो कवि चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक है वो हमेशा विजय श्री को प्राप्त करें, उन्हें विजय मिले, विजेता वो रहे हमेशा। आगे से आगे जितने भी उन्हें जो भी प्रयास करने पड़े, जितने भी जहां पर भी शत्रु से उनकी मुठभेड़ हो, शत्रु से उनका मुकाबला हो, हर बार उन्हें विजयश्री प्राप्त हो, क्योंकि वो निष्ठावान है, वो सत्य के पुजारी हैं, वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है। इन सब गुणों के होने के कारण विजयश्री मिलना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उनके विजय की कामना कवि ने स्वयं कविता में की है। चाहते हैं कि हमारे सैनिक सदैव विजय प्राप्त करें, कहीं भी उन्हें पराजय का मुंह न देखना पड़े, कभी भी उन्हें जो कदम आगे बढ़ा लिया है उस कदम को वापस न लेना पड़े, भारत की 1 इंच भूमि भी शत्रु न दबा सके। इस तरह की कामना, इस तरह की अभिलाषा कवि रखता है। अगली इनकी विशेषता है जनता की शुभ भावना। जनता की शुभ भावना। कवि शुभ कामनाओं के साथ शुभ भावनाओं की भी बात करता है कि जनता है वो भी इनके प्रति शुभ कामनाएं रखती है, शुभ भावनाएं रखती है। जनता की जो कामनाएं हैं वो बड़ी इनकी शुभ की है, जनता की भावना है वो इनके कल्याण की है। जनता चाहती है कि इन सैनिकों का कल्याण हो, इनसे ये सैनिक है हमेशा उनकी रक्षा इसी तरह से बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहें, ताकि वो और उनका परिवार हमेशा सुरक्षित रह सके। और इसके साथ जनता उन सैनिकों के परिवारों के साथ भी बड़ी सद्भावना रखती है, बड़ी शुभकामना रखती है और बड़ा आदर सम्मान का भाव उन लोगों के प्रति भी जनता रखती है जो उनके परिवारों से जुड़े हुए हैं, जो उनके परिवार का हिस्सा हैं, उन सैनिकों के, उनके प्रति भी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखती है। तो शुभ कामना का, ये शुभ भावना की भी बात कविता में कवि के द्वारा की गई है कि देश की जनता है वो भी सद्भाव प्रकट करती है, उनके प्रति आदर का भाव रखती है, संपूर्ण देश के जितने भी सैनिक हैं उन सब सैनिकों के प्रति। विद्यार्थियों, ये तो थी कविता सीमांत के प्रहरी। अब इसी के साथ एक अन्य कविता है जो है जिसके लेखक हरीश भादानी ने अपनी कविता में शोषण का विरोध किया है। शोषण का विरोध किया है, गहरी सहानुभूति लोगों के प्रति है, उनमें भ्रम का जो अंधकार है उसे तोड़ने की, उसे समाप्त करने की बात कही है। छंदों का बड़ा ध्यान रखा है, अलंकारों का ध्यान, प्रकृति चित्रण, भाषा शैली, सभी में जो है अपने सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इन सब चीजों का, सब काव्यगत विशेषताओं का हम
अध्ययन यहाँ पर करेंगे तो कवि हरीश भादानी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं उनकी बात करें, जिसमें सबसे पहले है शोषण का विरोध। शोषण का विरोध। कवि हरीश भादानी ने अपने काव्य में शोषण का विरोध किया है। जहां पर भी शोषण हो रहा है, चाहे वह अमीर गरीब का शोषण कर रहा है, चाहे मालिक मजदूर का शोषण कर रहा है, चाहे पिता अपनी पति अपनी पत्नी का शोषण कर रहा है, या अन्य किसी के भी द्वारा किसी तरह का भी जो शोषण किया जा रहा है, उन सब प्रकार के शोषणों का कवि ने प्रखर भाषा में विरोध किया है, प्रबल विरोध किया है। वो हमेशा से ही इस चीज के विरोधी रहे हैं कि कोई भी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति का शोषण करे या अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल करे, अपने स्वार्थ के लिए उसका किसी भी तरह से गलत फायदा उठाए, इस चीज का कवि ने हमेशा ही विरोध किया है। वो विरोध प्रदर्शन उनके काव्य में नजर आता है। जो विरोध की बातें हैं वो कवि की कविताओं में कहीं न कहीं हमें मिल ही जाती है। दूसरी विशेषता है गहरी सहानुभूति। गहरी सहानुभूति। कवि हरीश भादानी के काव्य में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उस शोषित पीड़ित दलित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति भी मिलती है। वो सहानुभूति रखते हैं देश की उस गरीब जनता से जो गरीब है, गरीब के साथ साथ जो निर्बल है, असहाय है, जो पहले ही शोषित है, पीड़ित है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो कुछ कर सकने में सक्षम नहीं है, उस जनता के प्रति कवि गहरी सहानुभूति रखता है। अपने काव्य में उसे स्थान देता है, कविता में स्थान देता है और उसकी आवाज को सारे समाज के सामने बुलंद करना चाहता है। कवि हरीश भादानी की आवाज कविताओं के माध्यम से बुलंद होती है, उन सब लोगों की आवाज बनती है जो शोषित पीड़ित है, और उनके दुख को दिखाने की, उनके दुख को प्रकट करने की एक इच्छा कवि ने व्यक्त की है। अगली विशेषता है भ्रम का अंधकार। भ्रम का अंधकार। कवि की कविताओं में अनेक प्रकार के भ्रमों का जिक्र हुआ है। कई प्रकार के भ्रम हम कई बार अपने मन में पाल लेते हैं। कई बार कुछ अंधविश्वास, कुछ रूढ़िवादिताएं भी हमारे मन में घर बना लेती है, जिसका भी विरोध कवि ने किया है कि ऐसे इन चीजों पर कभी भी विश्वास न किया जाए और एक प्रगतिशील व्यक्ति बनना चाहिए, आगे बढ़ने वाला, जो हमेशा आगे बढ़े, जिसमें वैज्ञानिक सोच हो, जो ज्ञान रखता हो, अपनी बुद्धि से विवेक से सब कार्य करने वाला हो, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगली है विशेषता प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण। कवि हरीश भादानी के काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण में प्राकृतिक सुषमा, पेड़ पौधे, नदी, आकाश, तारे, इन सब को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने का इनका एक अनोखा अपना ही तरीका है, जिसमें उसके उद्दीपन रूप, आलंबन रूप, सभी रूपों का नए रूप में चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। छंद की अगर बात करें तो वर्णिक और मात्रिक सभी छंदों में कवि कविताएं करने में सक्षम है। अलंकारों का भी स्वाभाविक और सुंदर प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। शैली है वह सुंदर खड़ी बोली में इनकी कविताएं मिलती है। बड़ा भावपूर्ण और परिष्कृत शैली इनकी है, जिसमें कविताएं अपने आप में संपूर्ण अर्थ वैविध्य लिए हुए होती है। तो विद्यार्थियों, ये थे कवि हरीश भादानी, जिनकी काव्यगत विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। इसके बाद एक अन्य कवि हैं, कवि रघुराज हाड़ा, जिनकी कविता है कल की भोर। कल की भोर। कल की भोर, आने वाला समय, जो कल आएगा उसका सवेरा कैसा होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, किन चीजों को हमने त्यागना चाहिए,
भौतिकवादी युग का चित्रण कवि ने किया है। समाज में विषमताएं हैं, युवाओं में निराशा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब चीजों का चित्रण किया है कि कल की भोर कैसी होगी और इन सब चीजों के द्वारा देश की क्या हानि होगी, देश किस तरह से पीछे धकेला जा रहा है, पीछे चला जाता जा रहा है, क्यों देश का जो है नुकसान हो रहा है, क्यों देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन सब चीजों का चित्रण कवि ने कविता में किया है। क्योंकि भौतिकतावादी हम हो चुके हैं, सब चीजें हमें बैठे बैठे ही अपने बिस्तर में ही चाहिए होती है, सब बहुत ज्यादा मशीनी हो चुके हैं, एक क्लिक करने के साथ ही सारी चीजें हमारे सामने आ जाएं, ऐसी हमारी मानसिकता होती है। भौतिक सुख, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की हमारी मानसिकता बन गई है। समाज में विषमता आई है, परिवार टूट रहे हैं, नैतिकता है, सामाजिक मूल्य हैं, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। युवक निराश है, उनमें आत्मविश्वास नहीं है, उनका आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, आत्मगौरव है, वो नष्ट होता जा रहा है। उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो बेरोजगारी में जो विषमता समाज में है, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, शोषण किया जा रहा है लोगों का, तो वो जो सब चीजें हैं उनका सफल चित्रण कवि ने किया है। सबसे बड़ी जो विशेषता, मूल भाव जो इसका है वो यही है कि भौतिकतावादी युग का चित्रण, भौतिकतावादी युग का चित्रण। आज हम भौतिकतावादी हो गए हैं, केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की हमारी कामनाएं हो गई हैं। सब चीजें जो हमें सुख प्रदान करने वाली हो, जिसमें कार भी है और एक वातानुकूलित यंत्र भी है, बिस्तर भी है, टेलीविजन भी है, सब ये चीजें जो हमें अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करवा सके, उन चीजों की कामना हमारी बढ़ती जाती है। तो उस भौतिकतावादी हमारी संस्कृति, भौतिकतावादी हमारे उस युग का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। दूसरा है, समाज में जो विषमता व्याप्त है, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जातिवाद का वंश बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रीयवाद का वंश बढ़ता जा रहा है, जो लिंगानुपात है वो समीकरण है गड़बड़ हो रहे हैं, वो जो विषमता है, लड़की और लड़के में जो विषमता है, वो सारी हमारे समाज की जो कमियां है। और तीसरा, युवाओं के अंदर जो निराशा है, युवाओं की निराशा है, सामाजिक विषमता, ये सब चीजों का चित्रण कवि ने करके अपनी कविता में इन चीजों को चित्रित करके कल की भोर की कामना की है, कल्पना की है उस चीज की कि कल हमारी भोर, कल का हमारा सूर्य कैसा उदित होगा, अर्थात आने वाला समय, आने वाले वर्षों में हम क्या होंगे, इस चीज का सुंदर कल्पना के माध्यम से चित्रण कवि ने किया है। विद्यार्थियों, इसी क्लास के साथ बीए जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम और सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।